नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। एमपी राज्यसभा चुनाव से जुड़ी सबसे पहले बड़ी खबर की बात, एमपी से बीजेपी उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। कविता पाटीदार को पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। तो यह एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे और यह कहा गया था कि कोई छोटा कार्यकर्ता भी राज्यसभा बीजेपी से भेजा जा सकता है। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया था और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए कविता पाटीदार को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा भेजने का फैसला किया है पार्टी ने। एमपी से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर कविता पाटीदार का नाम है, उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो यह एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राज्यसभा की जो खाली सीटें हैं उसके लिए चुनाव होने हैं और इसमें विवेक तनखा का नाम कांग्रेस की तरफ से आ गया है। अब बीजेपी की तरफ से भी उम्मीदवार घोषित कर दिया गया और कविता पाटीदार को उम्मीदवार बनाया गया है पार्टी की तरफ से। शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, आखिरकार बीजेपी की तरफ से भी नाम आ गया कविता पाटीदार को। अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। अशरफ, कविता पाटीदार को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है बीजेपी ने। जी बिल्कुल, कविता पाटीदार को राज्यसभा के लिए भाजपा ने अपना मध्य प्रदेश से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और कल ही आपने देखा कि कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ऐलान किया था कि विवेक तनखा हमारे उम्मीदवार होंगे और वही माना जा रहा है कि एक तरफ कांग्रेस ने किया तो दूसरी तरफ भाजपा ने भी फौरन अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक आधिकारिक रूप से कोई इसकी सूची जारी नहीं की गई, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता जितने भी हैं तमाम दावा कर रहे हैं कि जो कमलनाथ ने कह दिया वो ही है, वही अंतिम है और वही आधिकारिक सूची भी है। लेकिन फिर भी कांग्रेस की तरफ से जो आधिकारिक सूची जारी होगी उसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से विवेक तनखा को दोबारा मौका दिया गया और भाजपा ने यहाँ पर कविता पाटीदार को अपना चेहरा बनाया है। जी जी, कविता पाटीदार के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं, उनकी सक्रियता के बारे में। देखिए, कविता पाटीदार तो अशरफ से संपर्क टूट गया, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश से कविता पाटीदार को राज्यसभा भेजने का फैसला किया गया है। उम्मीदवार घोषित कर दिया गया कविता पाटीदार को। राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस की तरफ से हालांकि आधिकारिक तौर पर तो ऐलान नहीं हुआ है, अशरफ हमारे सहयोगी बता रहे थे, लेकिन विवेक तनखा के नाम की बात सामने आ चुकी है कि विवेक तनखा को एक बार फिर से पार्टी राज्यसभा भेजना चाह रही है। और इधर बीजेपी ने कविता पाटीदार को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बना दिया है। एमपी बीजेपी से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया और लिस्ट भी जारी कर दी गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी की तरफ से ये कविता पाटीदार का नाम घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश की जो राज्यसभा सीट खाली हुई है उसके लिए कविता पाटीदार पर पार्टी ने भरोसा जताया और उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी है, इसलिए उम्मीदवार उन्हें बनाया गया है। और इसी खबर पर बात करते हैं, सीधे भोपाल चलते हैं। शरद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, शरद के पास चलते हैं। शरद, बड़ी खबर, कविता पाटीदार को राज्यसभा भेजने की तैयारी में बीजेपी। बिल्कुल ठीक कहा है आपने और ये नाम पहले से भी चर्चा में था। कविता पाटीदार मौजूदा वक्त में बीजेपी की जो प्रदेश महामंत्री हैं उस पद पर हैं मौजूदा वक्त में। और कविता पाटीदार का नाम इस वजह से भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो पूरी राजनीति ओबीसी को लेकर हुई उसमें ये जो नाम चर्चा में चल रहा था कि किसी ओबीसी चेहरे को ही राज्यसभा भेजा जा सकता है, तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये बात सच साबित हुई है। और कहीं ना कहीं ओबीसी को साधने के लिहाज से, क्योंकि उसी वर्ग से जो कविता पाटीदार हैं वो आती हैं और उनको भेजा गया है। ये भेजने के पीछे का पूरा अगर आप समीकरण देखेंगे तो देखिए, मध्य प्रदेश में 3 सीटें राज्यसभा के लिए खाली हो रही हैं
और उन 3 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाना है, 1 कांग्रेस के। कांग्रेस का नाम विवेक तन्खा का तय हो चुका है। बीजेपी के खाते में जो 2 सीटें जाएंगी उनमें से एक नाम कविता पाटीदार का तय हो गया है। इसके पीछे की एक वजह, जैसा मैंने कहा, कि एक तो ओबीसी होना है और दूसरी ये भी है कि जो मौजूदा सीट खाली हो रही है राज्यसभा के लिए, उनमें से एक नाम महिला का भी है, संपतिया उइके हैं, और दूसरी सीट एमजे अकबर हैं, जिनका कार्यकाल खत्म हुआ है। तो उन 2 सीटों की पूर्ति करनी थी। तो एक तो महिला के बदले में या विकल्प के तौर पे महिला को चुना गया है, और दूसरा जो ओबीसी की पॉलिटिक्स इस वक्त में मध्य प्रदेश में चल रही है पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर, उसमें ये नाम बिल्कुल फिट बैठता है। और इस नाम की चर्चाएं भी पहले से चल रही थी कि कविता पाटीदार का ही नाम तय होगा। एक खास बात यह है कि अभी सिर्फ एक नाम का अनाउंसमेंट किया गया है, और जो लिस्ट आई है बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की, उन राज्यसभा उम्मीदवारों में जो दूसरा नाम चर्चा में था मध्य प्रदेश से जाने वालों में, वो नाम पीयूष गोयल का था, जो केंद्रीय मंत्री। तो पीयूष गोयल का नाम इस सूची में जो मैंने अभी देखा, उसमें महाराष्ट्र से उनका नाम है। तो अगर पीयूष गोयल महाराष्ट्र से जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है, क्योंकि एक चर्चा ये भी थी कि एक केंद्र से एक राज्यसभा का नाम केंद्र से होगा, जैसा अभी तक था एमजे अकबर और संपतिया उइके मध्य प्रदेश से थी। तो ये हो रहा था कि एक चेहरा मध्य प्रदेश से जाएगा और एक चेहरा सेंट्रल से जाएगा, और सेंट्रल से जाने वाला जो चेहरा था वो पीयूष गोयल का था। तो पीयूष गोयल अगर महाराष्ट्र से जा रहे हैं तो मध्य प्रदेश से दूसरा चेहरा भी क्या राज्यसभा जाएगा? इस बार की दोनों सीटों के चेहरे मध्य प्रदेश से ही होंगे, इस बात की संभावना है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जो राजनीतिक समीकरण पहले से नजर आ रहे थे, ओबीसी और महिला, वो फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा जो नाम है वो अभी चर्चाओं में है, और उन 2 नामों को लेकर जो दूसरा नाम है उसके लिए 2 नाम चर्चा में हैं। एक तो जो जयभान सिंह पवैया हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनका नाम, और लाल सिंह आर का भी नाम, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष हैं। उन 2 नामों की चर्चाएं थी। देखना होगा कि क्या वही नाम तय होते हैं या कोई अप्रत्याशित तौर पर दिल्ली से कोई नाम आता है, क्योंकि जो नाम चर्चा में था पीयूष गोयल का, वो महाराष्ट्र से तय हो गया है। तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि जो दूसरा नाम है वो मध्य प्रदेश ये से माने ही हो। शरद की यहाँ पर सुई अटकी हुई है, या आप बता रहे हैं कि 3 नाम आपने बता दिए कि 3 नाम इस रेस में हो सकते हैं, 3 नाम इस रेस में हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या इसलिए इसको होल्ड किया गया है, एक ही नाम इसलिए घोषित किया गया? बिल्कुल हो सकता है, इसकी एक वजह हो सकती है, लेकिन अब समय ज़्यादा बचा नहीं है। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद या कल जारी हो जाए, क्योंकि जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो 31 तारीख ही लास्ट डेट है नॉमिनेशन करने के लिए। तो आज का दिन निकल गया है, सिर्फ कल का दिन बचा है। जो चेहरे तय होते हैं फिर उनके डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि उनका नॉमिनेशन भी होना होता है, तो उस वजह से वो तैयारी प्रिपरेशन पार्टी के स्तर पर भी करनी होती है, और ख़ुद उम्मीदवार को भी ये सुनिश्चित करना होता है कि वो नॉमिनेशन सही तरीके से हो जाए, उसमें किसी तरीके की कोई गलती ना हो। तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद ही दूसरा नाम भी अनाउंस हो जाए, या कल सुबह में दूसरा नाम अनाउंस हो सकता है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि दूसरा नाम होल्ड किया गया है। तो हो सकता है कि अभी भी किसी स्तर पर कोई चर्चा बाकी रह गई हो, जो होना बाकी हो, क्योंकि दूसरा नाम महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा कि अभी तक का जो फॉर्मूला चलता था, या पिछले जो सीटें खाली हो रही हैं उनमें से संपतिया उइके, हालांकि वो आदिवासी वर्ग से आती थी, मध्य प्रदेश से एक नाम था, दूसरा एमजे अकबर जो सेंट्रल का एक नाम था, यही फॉर्मूला लागू होने की बात हो रही थी पीयूष गोयल के नाम के तौर पर। तो पीयूष गोयल का नाम, जैसा मैंने कहा कि सूची में महाराष्ट्र से तो संभावना क्या नजर आती नाम है उस सूची में, क्या प्रदेश से ही दूसरा नाम हो सकता है, या अधिक संभावना इस बात की कि जो पिछला फॉर्मूला जो आप बता रहे हैं कि एक प्रदेश से और एक सेंट्रल से या कहीं बाहर से कोई किसी को उम्मीदवार, तो संभावना किसकी ज्यादा बनती है? दोनों ही इस बार प्रदेश के हो सकते हैं या फिर बाहर से ही कोई नाम आएगा? देखिए, संभावना इस बात की ज़्यादा लग रही है कि दूसरा नाम भी मध्य प्रदेश से ही हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक दूसरे नाम की जो चर्चा थी, एक नाम तो कविता पाटीदार का पहले चर्चाओं में था ही कि उनका नाम हो सकता है, दूसरे नाम के तौर पर पीयूष गोयल का नाम चल रहा था कि हो सकता है कि पीयूष गोयल मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाएं। जैसा मैंने कहा कि उनका जो सूची आई है उसमें पीयूष गोयल का नाम लिखा हुआ है महाराष्ट्र से उम्मीदवार के तौर पे। तो इसका मतलब ये है, या ये संभावना जताई जा रही है, इस बात की संभावना जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश से ही दूसरा नाम भी, मध्य प्रदेश की जो सीट है जो खाली हो रही है बीजेपी के खाते की, वो रहेगा। जी, यानी कि ये माना जाए कि महाराष्ट्र, जब पीयूष गोयल को महाराष्ट्र से भेजा जा रहा है तो ये जगह खाली करके जगह
बनाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए मध्य प्रदेश से ही कोई दूसरा नाम आ सकता है और उसको होल्ड करके रखा है, बहुत जल्दी घोषित हो जाए? बिल्कुल ऐसा हो सकता है और नाम अनाउंस होना ही होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि समय नहीं है, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद नाम अनाउंस हो, जो दूसरी सूची आए, क्योंकि अभी कुछ नाम और आना बाकी है और केवल कल का दिन ही है, परसों तो आखिरी तारीख ही है नॉमिनेशन करने की, तो वो नाम अनाउंस करने ही होंगे। लेकिन कविता पाटीदार का नाम जो अनाउंस हुआ है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के ही जो मौजूदा राजनीतिक समीकरण है उनको साधने के लिहाज साधने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए, उनको साधने की कोशिश है। तो न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लगने का काम हुआ है, क्योंकि एमपी से बीजेपी उम्मीदवार घोषित कर दिया गया और न्यूज़ 18 ने पहले ही इस खबर को बता दिया था कि कविता पाटीदार पर पार्टी भरोसा जताएगी, कविता पाटीदार का नाम चल रहा है। न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लगी है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा जो बीजेपी के 2 उम्मीदवार भेजे जाने, उसमें एक नाम घोषित हुआ है और वो है कविता पाटीदार के रूप में। शरद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद, ओबीसी के बारे में आपने बताया कि ओबीसी की जो परिस्थितियां अभी प्रदेश में बनी हुई है या ओबीसी को लेकर जो राजनीति हो रही है, उसको साधने की कोशिश के तौर पर यह माना जा सकता है या देखा जा सकता है। कितना साध पाएंगे, कितना असर इसका नजर आएगा राजनीति पर? बिल्कुल, देखिए इस लिहाज से भी देखा जा रहा है, क्योंकि उनका नाम आना और ऐसे वक्त में आना जब मध्य प्रदेश में जो पंचायत और निकाय, पंचायत के चुनावों का तो ऐलान भी हो गया है, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, नगरीय निकाय के चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। और इसमें जो आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है वो सबने देखा है, हम और आपने भी देखा है कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसमें तो यही बात आ गई थी कि बिना आरक्षण के चुनाव कराए जाएं, लेकिन फिर सरकार ने दोबारा से मॉडिफिकेशन के लिए याचिका लगाई, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उस सुनवाई में फिर ये कहा गया कि आरक्षण ओबीसी को दिया जा सकता है, लेकिन वो आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होगा, कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होगा। अब जबकि आरक्षण की प्रक्रिया हो गई है, हाल ही में 25 तारीख को जो आरक्षण हुआ है पंचायतों के लिए में, उनमें कांग्रेस ये सवाल उठा रही थी कि आरक्षण जितना मिलना चाहिए था उतना आरक्षण नहीं मिला है। कई जगह तो ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि जो मौजूदा पद थे पंचायतों के अंदर जो चुनाव होने उनके, उनमें से भी वो पद जो है कम हो गए हैं। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष अभी भी सवाल खड़े कर रहा था और ये लग रहा था कि हो सकता है कि विपक्ष अभी भी घिरने की कोशिश करे राजनीतिक तौर पर। तो उसकी काट के लिए एक ऐसा चेहरा जो उस वर्ग को साधने की कोशिश उस चेहरे के तौर पर की जा सके, इसीलिए संभव है कि जो कविता पाटीदार का नाम वो प्रमुख तौर पर पहले से भी चर्चाओं में था। न्यूज़ 18 ने भी सबसे पहले ये खबर दी थी कि जो चेहरे राज्यसभा जाने वालों की सूची में हैं मध्य प्रदेश से, उनमें से एक नाम कविता पाटीदार का है। और अब जबकि कविता पाटीदार के नाम पर मोहर लगी है तो फिर ये बात बिल्कुल साफ मानी जा रही है, स्पष्ट तौर पर मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को साधने के लिहाज से ये एक बड़ा राजनीतिक दांव बीजेपी की ओर से कविता पाटीदार को राज्यसभा भेजने के लिए लिया गया है। जी, कविता पाटीदार के राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए, अभी तक के उनके राजनीतिक सफर की बात की जाए, कितना अब उनको जब पार्टी राज्यसभा भेजने वाली है, कितनी मजबूती मिल जाने वाली है? बिल्कुल, देखिए जो भी बीजेपी में आमतौर पर देखा जाता है कि जो नाम सामने आते हैं राज्यसभा के लिए वो कई बार चौंकाने वाले होते हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो, जब इसके पहले का चुनाव हुआ था राज्यसभा का, तब सीटें खाली हुई थी तो सुमेर सिंह सोलंकी का नाम अचानक से आग सुर्खियों में आ गया था, उनका नाम तय हो गया था। वो प्रोफेसर की नौकरी कर रहे थे और जब प्रोफेसर की नौकरी करने के दौरान ही उनको सूचना दी गई थी कि वो राज्यसभा भेजे जा रहे हैं और उनका जो इस्तीफा है वो ऐन वक्त पे हुआ था, नॉमिनेशन फाइल करने के ठीक पहले तक। तो ऐसे नाम भी सामने आते हैं जो चौंका देते हैं बीजेपी की ओर से। लेकिन ये जो नाम सामने आया है कविता पाटीदार का, जो समीकरण मैंने आपको बताया कि इसके पीछे की 2-3 वजह, एक तो सबसे बड़ी वजह ओबीसी वर्ग को लेकर साधने को लेकर है। दूसरी, जैसा मैंने कहा कि जो सीट मौजूदा वक्त में खाली हो रही है संपतिया उइके, जो हालांकि वो आदिवासी वर्ग से आती थी, वो उनकी सीट थी, और एमजी अकबर, जो 2 सीटें खाली हुई हैं बीजेपी के कोटे से। एक सीट विवेक तनखा की कांग्रेस की खाते से खाली हुई थी, तो वो कांग्रेस का नाम विवेक तनखा का तय हो गया और उनका भी राज्यसभा जाना तय है, क्योंकि एक सीट कांग्रेस और 2 बीजेपी के खाते में सीटें जाना है। इस लिहाज से क्योंकि महिला का विकल्प है, महिला
और दूसरा ये कि क्योंकि ओबीसी को लेकर इस वक्त राजनीतिक माहौल ऐसा है जिसमें बीजेपी को लगता है कि उनको साधने की ज़रूरत है, तो फिर एक चेहरे को राज्यसभा भेजा जाना तय किया गया है जिसमें कविता पाटीदार का नाम है, क्योंकि एक सीट मौजूदा जो सीट है वो महिला की ही खाली हुई है। वीडी शर्मा को हम सुन रहे थे और वीडी शर्मा ने ये साफ तौर पर कहा कि पार्टी के किसी कार्यकर्ता को भी भेजा जा सकता है, हर एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए बराबर है, उन्होंने ये भी कहा। तो क्या ये दूसरे नाम की जो चर्चा चल रही है, क्या दूसरा नाम भी चौंकाने वाला होगा क्या, या फिर स्थापित नाम ही सामने आएगा? देखना होगा। ये बिल्कुल जैसा मैंने सुमिर सिंह सोलंकी का आपको उदाहरण दिया है कि उनका नाम इसी तरीके से चौंकाने वाले तरीके से सामने आया था, हालांकि वो मध्य प्रदेश से ही नाम था, लेकिन दूसरा नाम एल मुरुगन का था जो सेंट्रल में मिनिस्टर हैं। मुरुगन यहीं से राज्यसभा के लिए गए थे। दूसरा नाम तो आमतौर पर ऐसा होता रहा है, पिछले जो कुछ हम उदाहरण देखें उनमें कि एक मध्य प्रदेश से नाम रहता था और एक सेंट्रल से नाम आता था। लेकिन जैसा मैंने बार बार दोहरा रहा हूँ कि जो सूची आई है उम्मीदवारों की, उस सूची में जो नाम मध्य प्रदेश से चर्चाओं में था कि पीयूष गोयल, हो सकता है कि पीयूष गोयल मध्य प्रदेश से जाएंगे सेंट्रल के नाम के तौर पर, तो पीयूष गोयल का नाम सूची में है, लेकिन वो नाम महाराष्ट्र से है। तो इस लिहाज से ये सोचा जा रहा है या ये संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है जो दूसरा चेहरा हो वो मध्य प्रदेश से ही हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब जो आने वाला वक्त है वो राजनीतिक लिहाज से बीजेपी के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अभी पंचायत, हालांकि पंचायत के चुनाव पार्टी टिकट पे नहीं होते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शरद आप तो रोकना चाहेंगे इस वक्त। मोहन यादव साहब, मंत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मोहन यादव जी, पार्टी की तरफ से कविता पाटीदार को राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है, क्या कहेंगे? मोहन जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि मोहन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। लेकिन एमपी से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर कविता पाटीदार का नाम घोषित कर दिया गया। दो सीटें हैं खाली, 2 सीटें खाली हुई हैं, जिसकी जानकारी शरद लगातार दे रहे थे। एक संपत्ति हुई के, दूसरा एमजे अकबर की, ये 2 सीटें खाली हुई हैं। 3 सीटें दरअसल हैं मध्य प्रदेश की जो खाली हुई हैं, जिसमें एक कांग्रेस की विवेक तनखा के रूप में खाली हुई, तो विवेक तनखा को फिर से पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है। दूसरी तरफ एक सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है कविता पाटीदार के रूप में। एक सीट पर अभी नाम का ऐलान होना और बाकी है, तो इंतजार है, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं नॉमिनेशन के लिए। देखना होगा कि किसका नाम सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका शरद इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बात करते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के 3 दिनों के दौरे पर थे और आज वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इंदौर एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति को विदाई दी गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्मृति स्वरूप राष्ट्रपति को भगवान गणेश की प्रतिमा भेंट की। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहीं। और इससे पहले उज्जैन में आज 59वां आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद को पूरी दुनिया आज समझना और जानना चाहती है। पूरी दुनिया में आज आयुर्वेद और उससे बने उत्पादों की डिमांड बढ़ रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आयुर्वेद महासम्मेलन में शामिल होना उनके लिए बड़े गौरव की बात है। वहीं उज्जैन में आज 59वें आयुर्वेद महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया में जब कहीं सभ्यता और संस्कृति विकसित नहीं हुई थी, तब हमारे यहाँ वेद लिखे जा चुके थे और इन्हीं 4 वेदों की रचना के बाद 5वां वेद आयुर्वेद आया, जिसने देश और दुनिया को सबसे पहले चिकित्सा पद्धति दी। इसके साथ ही सीएम ने आयुर्वेद की बढ़ाई करते हुए कहा कि मैं भी बचपन में जब बीमार पड़ा तो गांव के वैद्य राज्य से ही दिखाया और उनकी दी गई दवाई से ही ठीक हो गया। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना काल में काढ़ा और योग की उपयोगिता की भी सराहना की। और इस कार्यक्रम के पहले आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सपरिवार बाबा महाकाल मंदिर में पहुंचकर गर्भगृह में भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद लिया। यहां उन्होंने गर्भगृह में विधि विधान से
पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। इस दौरान मंदिर परिसर की आकर्षक साज सज्जा की गई। पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया। राष्ट्रपति के पहुंचने पर मंदिर परिसर में सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त रहे। वहीं भीषण गर्मी से इंसानों के साथ जानवर भी परेशानी है। तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं वो देवास के खिमनी अभयारण्य की है, जहां पर एक बाघ गर्मी से व्याकुल होकर अपनी प्यास बुझाता नजर आया। बाघ के पानी पीने का यह वीडियो अभयारण्य में लगाए गए कैमरे में कैद हो गया, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर आगे भी जारी है।